हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हम कुछ चीज़ें देख चुके थे जल संसाधन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जल एक बहुत ज़्यादा बहुमूल्य संसाधन है। ठीक है, ये जो है कहीं विकास का तो कहीं विनाश का कारक बनता है। आप सभी को पता है कि जनसंख्या वृद्धि और भावी आवश्यकता को देखते हुए ना जल के एक एक बूंद की उपयोगिता बढ़ गई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या दबाव और आवश्यकता अनुसार ना जल संसाधन का उचित उपयोग करने के योजना अनुसार जो है लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये जो जल संरक्षण है ना, जल संरक्षण और विकास जो है वर्षा की बूंद का पृथ्वी पर गिरने के साथ ही करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इस हेतु ना क्या होता है कि नदी मार्गों पर बांधों और जलाशयों का निर्माण करना होगा। आज हम इन्हीं जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए भविष्य में ना हमें जो है पीने के शुद्ध पेयजल, ठीक है, सिंचाई, मत्स्य पालन, औद्योगिक कार्यों के लिए जल उपलब्ध हो सके, ऐसा जो है प्लान करना होगा ना। इसके साथ ही हमें बाढ़ों से मुक्ति मिल सके, कम वर्षा, निचले जल स्तर, सूखाग्रस्त क्षेत्र और जो है अकाल जहाँ पे पड़ता है वहाँ पे नहरों आदि से जो है जल की पूर्ति हो सके। देखिए क्या है ना कि एट द प्रेजेंट टाइम आप सभी को पता है कि जल प्रधान देश होते हुए भी हम जो है अपनी कृषि के लिए मानसून पे डिपेंडेंट है। तो क्या होता है ना कि जो है वर्षा की अनियमितता है, अनिश्चितता है, असमान वितरण भी है। कि जैसे आप देखिए पूर्वोत्तर राज्यों से जो है आप अगर पश्चिम की ओर आइए तो पश्चिम राज्य में तो बिल्कुल वर्षा ना के बराबर होती है। राजस्थान का नाम मैंने आपको बताया ही था। तो इस असमानता को दूर करने के लिए ना बेसिन में जल संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि जल जो है ना एक प्राकृतिक उपहार है और इसका उपयोग हमें विवेकपूर्ण यानी कि बुद्धि से अपना प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। और मैं आपको मैप के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगी और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद ना शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम यानी कि जल प्रबंधन, और ख़ास तौर से ये समझ लीजिए कि जल संरक्षण और जल स्रोतों के विकास के प्रबंधन का मुद्दा जो था ना वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। और इस पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को उपनिवेश काल में यानी कि जब अंग्रेजों का काल था ना तभी जो है बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पे ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। अब अगर मैं बात करूँ जवाहरलाल नेहरू की, हमारे प्रथम जो है प्राइम मिनिस्टर की, जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को ना आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना ये था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण, नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेंगे, यानी कि साथ साथ विकास करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं इसके फ़ायदे बता रही हूँ आपको, अभी मैं इसकी हानियाँ भी बताऊँगी। बहुत सारी ऐसी हानियाँ भी हैं बांध बनाने से। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में ना बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध कई कारणों से जो है परिनिरीक्षण और विरोध का विषय बने हुए हैं। तो देखिए बांध बनाने से ना नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। अब देखिए नदियां तो जो है सतत वाहिनी इसीलिए कही जाती है ना कि वो सतत वाहिनी है। अब वहीं पर आप बताओ कि वहीं पर आप जो है बैराज बना दोगे, बांध बना दोगे तो क्या होगा, नदियों का पानी अवरुद्ध हो जाएगा बहाव से। ठीक है, वो जो है इधर साइड या फिर इधर साइड या फिर कहीं और जो है बहने का प्रयास करेगी तो उसका जो है प्राकृतिक बहाव तो वो जो है अवरुद्ध हो जाएगा और जिसके कारण जो है तलछट बहाव कम हो जाएगा। ठीक है, तलछट बहाव यानी कि नीचे का बहाव अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अवरुद्ध जो नदियाँ होती हैं ना वो बांध के बहाव के प्रतिकूल एक जलाशय बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं, जलाशय बनाती हैं, और जिसका जल जो है आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। अब आसपास के क्षेत्र में फैल जाएगा तो क्या होगा, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी ना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी और वहाँ मौजूद पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम और आवास नष्ट हो जाएंगे। जब जाहिर सी बात है हर जगह पानी ही पानी फैल जाएगा तो आवास तो नष्ट होना लाजमी बात है। और इस तरीके से ना बाढ़ जो है पौधे, वन्य जीव, मनुष्य सहित कई अन्य जीवों को या तो नष्ट कर देंगे या तो विस्थापित कर देंगे। देखिए बांध की एक और मैं हानियाँ बताना चाहूँगी आपको कि बांधों के ना आसपास जो है निवास स्थान में जो है बाढ़ आने से पेड़ पौधे और अन्य जीवन नष्ट हो जाते हैं, जो क्या होते हैं, जो धीरे धीरे सड़ने लग जाएंगे। अब घटित होकर क्या होंगे, वायुमंडल में बड़ी मात्रा में ना
कार्बन उत्सर्जन करते हैं। क्या उत्सर्जन करते हैं? कार्बन उत्सर्जन करते हैं। क्यों? क्योंकि नदी का बहाव अवरुद्ध रहता है, ठीक है, वो सतत बह तो पाता नहीं है और इसलिए उसका पानी स्थिर हो जाता है, ठीक है। स्थिर हो जाएगा तो क्या होगा? जलाशय के निचले हिस्से में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो एक ऐसी स्थिति का निर्माण होगा कि जलाशय के तल पर ना जो है सारी सामग्रियां जो होती हैं, जो पेड़ पौधे जीव जंतु, वो अपघटित होने लग जाएंगे, जिससे मीथेन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इससे ना ग्रीन हाउस गैसें भी प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए जैसे कि अगर जो है अवरुद्ध नदी का बहाव जो है, नदी का बहाव अवरुद्ध हो जाएगा तो स्वतंत्र रूप से उसका बहाव तो होता नहीं है और इसलिए ना अन्य प्रकार से जो है प्राकृतिक तलछट और अवसाद जमा हो जाता है। मैं आपको बता दूं, अगर देखिए यहाँ पे हमने बना दिया बांध, ठीक है, यहाँ से हमारी जो है नदी बह रही है, ठीक, इसका जल जो है अवरुद्ध हो गया। जल जब अवरुद्ध हो गया तो इसके जो तलछट है यहाँ पे इकट्ठा होते जाएंगे, ठीक है, अवसाद इकट्ठे होकर जमा हो जाएंगे। तो बांध के पीछे जो है ना बहुत सारा अवसाद जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या होता है, नदी के नए किनारे में नदी डेल्टा, जलोढ़ पंख और नदियों के विभिन्न स्वरूप जो है, कई प्रकार झीलें और तटीय किनारों का निर्माण होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अवसादन की स्थिति होने पर ना इन परिवर्तनों से जो है पौधों और पशुओं के जीवन और उनके वितरण में ना बहुत नाटकीय रूप से परिवर्तन देखा जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। और देखिए बांध बनाने से एक और हानियों को मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए हमने बांध बनाया हमें, और अवसाद का प्रवाह में रुकावट के कारण यहाँ पे अवसाद इकट्ठा हो गया तो क्या हुआ, तलछट की कमी हो गई जो निरंतर बनी रहती है। तो अवसाद में जो है ना, अवसाद के अभाव में जो है पानी बहुत तीव्र होता है, बहुत ज़्यादा तीव्र, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि नदी जो होती है ना वो गहरी और संकीर्ण होती जाती है। क्या होती जाती है? संकीर्ण होती जाती है। और इसका सीधा प्रभाव ना नदी में रहने वाले जीव जंतुओं के जीवन पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि नदी के तीव्र बहाव के कारण जो है जीवों का जीवन समर्थन क्षमता जो है वो तो कमज़ोर हो जाएगा जब ज़्यादा तेज बहाव होगा। साथ ही क्या होता है, डेल्टाओं तक पहुंचने वाले अवसाद में भी कमी आती है, ठीक है। और इससे ना जो वहाँ की स्थानीय मछलियाँ होती हैं, मछलियों की संख्या पे ना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए बांध बना, पानी का बहाव तेज हुआ तो वहाँ पे स्थानीय मछलियाँ जो है, प्रजातियों को अस्तित्व जो है उनका प्रभावित होता है। उनके प्रवसन मार्गों में अवरोध, बाढ़, नदी प्रवाह में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन होगा, ऑक्सीजन जो बीओडी होगा वहाँ पे, वो बीओडी भी जो है प्रभावित होगी, ठीक है। क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, इससे जो है मछलियों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो है जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अवसाद जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है ना कि जिससे नदी का तल अत्यधिक चट्टानी हो जाता है, और चट्टानी हो गया तो नदी जलीय जीव आवासों के भोजन में कमी हो जाती है, ठीक है। बांध जो होता है ना वो नदियों को दो टुकड़ों में बांट देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नदी है और हमने जो है क्रिएट कर दिया बीच से बांध, ठीक है, बीच से बांध क्रिएट कर दिया तो ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो गई ना, यही चीज़ बताने का प्रयास हो रहा है, ठीक है। दो टुकड़ों में बांट दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ना अंडे देने वाले ऋतु में ना जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। और जो बाढ़ के मैदान बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जो होती हैं वो जल में डूब जाती हैं, जो आगे आने वाले टाइम में अपघटित हो जाती है, यानी कि सड़ जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसी कारण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि कार्बन जो है एक्सक्रीट ज़्यादा करेंगे, मीथेन उत्सर्जित होगी, तो जो है वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध में नए पर्यावरणीय आंदोलन, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक तरीके से बताने का प्रयास करती हूँ। तो देखिए अगर मैं आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में अगर थोड़ा सा बात बताती हूँ, मैं पहली बार जो था ना ये पर्यावरण और विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया गया, जिसमें जो है ना, जिसमें न केवल विस्थापित लोगों को बल्कि वैज्ञानिक, गैर सरकारी संगठन, आम जनता की भागीदारी रही। अब मैं आपको बताती हूँ नर्मदा नदी के बारे में, ठीक है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, कौन सा? सरदार सरोवर बांध,
ठीक है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन जो है 1961 में, ध्यान रखेंगे 1961 में, उस समय जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारे कौन, जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया। अब ये जो बांध था ये जो है 3 राज्यों में, मैं आपको बता दूं, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, और जो है राजस्थान, ठीक है। तो जो है इनके मध्य ना एक उपयुक्त जल वितरण की नीति पर कोई सहमति ही नहीं बन पाई। तो क्या हुआ, 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। क्यों? क्योंकि ये जो जल संबंधी विवाद उत्पन्न हुआ था ना, इस विवाद का हल करके परियोजना का कार्य शुरू किया जा सके, ठीक है। फिर बात आई 1979 में। 1979 में जो है न्यायाधिकरण सर्वसम्मति में पहुंचा और नर्मदा घाटी परियोजना ने जन्म लिया। नर्मदा नदी और उस पे 41 नदियों पे 2 विशाल बांध, यानी कि गुजरात में सरदार सरोवर बांध और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध, ठीक है, इसकी जो है उद्घोषणा की गई, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आंदोलन है ना, अच्छा थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा टिहरी बांध परियोजना के बारे में भी। अगर मैं आपको थोड़ा सा टिहरी जो है बांध आंदोलन के बारे में बताती हूँ, ये जो है ना उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और भेलांगना नदी, ध्यान रखेंगे, भागीरथी और भेलांगना नदी के बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा और ध्यान रखेंगे विश्व का 5वां सर्वाधिक ऊंचा बांध है, ठीक है। इस बांध का जो है मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना और पन बिजली जो है परियोजनाओं का निर्माण करना। इसकी स्वीकृति जो हुई थी वो 1972 में हुई। अब देखिए आंदोलन क्यों हुआ। इस परियोजना का ना सुंदरलाल बहुगुणा और अनेक पर्यावरणविद ने कई आधारों पर विरोध किया, ठीक है। यानी कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज द्वारा ना टिहरी बांध की जो है मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार ये जो बांध था वो आसपास के कस्बे और आसपास के गांवों को ना पूर्ण रूप से जो है जलमग्न कर देता। अब आप ये बताओ कि 1 लाख या फिर समझ लीजिए कि 1 लाख से कुछ कम जो है आबादी को विस्थापित करना, अब भाई वो अपनी आजीविका छोड़ेंगे, रहन सहन छोड़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ का पर्यावरण भी इफेक्ट करेगा और इसलिए ना वहाँ का इफेक्ट करेगा पर्यावरण, ग्रामीण शैली, वन्य जीवन, कृषि प्रभावित होगी, वहाँ की संस्कृति प्रभावित होगी, इन सबको तो क्षति पहुँचेगी ना। इसलिए जो है वहाँ ये जो आंदोलन है लोगों का ध्यान आकर्षित किया और लोगों ने जो है आंदोलन किया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों आंदोलन कारण बने, ठीक है। और इन परियोजना का विरोध जो था ना मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर विस्थापन का कारण है। यानी कि आप जब बांध बनाओगे तो जल का रुख तो मुड़ेगा ही, जल का रुख मुड़ेगा तो वहाँ पे स्थानीय जो निवासी हैं उनको आप विस्थापित करोगे। अब वो जाएंगे कहाँ, अपनी आजीविका कहाँ करेंगे, वो वहाँ मान लीजिए कृषि कर रहे हैं तो आप तो उन्हें विस्थापित कर दे रहे हो, वे अपनी आजीविका कहाँ से एकत्रित करेंगे, उनकी संस्कृतियाँ हैं, वहाँ पे कुछ वन्य जीव हैं, ठीक है, ग्रामीणों की जीवन शैली है, ये सारी चीज़ें तो प्रभावित होंगी ना। तो आम तौर पर स्थानीय लोगों को ना उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव और जो है नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। अब आप ये सोच लो कि जिस घर में आप इतने सालों से निवास कर रहे हो, आप वहाँ पे बिना कारण के आपको विस्थापित किया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? मुझे तो बहुत बुरा लगेगा, मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन ही समाप्त हो गया है। आप सोचो उन लोगों के साथ कैसा होता होगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए क्या होता है ना कि जो है इसलिए अगर स्थानीय लोगों को ना इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो वो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों को, बड़े किसानों को, या फिर कह लीजिए उद्योगपतियों को, कुछ नगरीय केंद्रों को। तो गांवों के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं का लाभ उठाते हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल लाभ नहीं उठाते, ठीक है। सिंचाई ने जो है ना कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तन किए हैं, ठीक है, जहां किसान जो है जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसने जो है मृदा के लवणीकरण जैसे गंभीर, यानी कि पानी जो हो रहा है ना वो खारापन आ रहा है उसमें, मृदा जो है, अब पानी खारा आएगा तो मृदा भी जो है वो जो है लवणीय बनेगी, ठीक है। तो ये गंभीर परिस्थितियों का जो है परिणाम हो सकता है। और इसी दौरान ना इसने जो है अमीर भूमि मालिकों और जो है गरीब भूमिहीनों के सामाजिक दूरी बढ़ाकर जो है सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध जो है उसी जल के अलग अलग उपयोग
और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में ना जो है सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने से पर जो है परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर ना अंतर्राज्यीय झगड़े जो है आम बात है। आपको सभी को पता होगा कि कावेरी नदी जल विवाद, सिंधु जल विवाद, ठीक है, ये सारे विवाद जो है हमको आए दिन सुनने को मिलते ही हैं। अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं सरदार सरोवर। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है। अभी हम मैप में भी देखेंगे, ठीक है, जिसमें 4 राज्य कौन कौन से मैंने बताया था आपको, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित है, ठीक है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ना गुजरात में जो है 9,490 गांवों और 173 कस्बों, राजस्थान में 124 गांवों का सूखाग्रस्त और मरुस्थलीय भागों में जो है जल की आवश्यकता को पूरा करेगी। थोड़ा सा बात कर लेते हैं नर्मदा बचाओ के आंदोलन में। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है लेकिन बुक की चीज़ें हम इसलिए देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना एक एक छोटी छोटी चीज़ एनसीईआरटी की ज़रूरी है, ठीक है। तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हमें सारी चीज़ कवर अप करनी है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को ना गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। तो मूल रूप से शुरू में यहाँ पर आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने से जैसे कि पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में जो है इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीबी को जो है गरीब लोगों को विस्थापन से जो है सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया। अब भाई आप जिस क्षेत्र से लोगों को निकाल रहे हो तो आप किस बेसिस पे निकाल रहे हो, आप उसको रहने की जगह भी तो दो, तब तो जो है वो जो है पर्यावासित होंगे, ठीक है। ये चीज़ का मुद्दा बन गया। तो लोगों ने सोचा ना कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। विस्थापन का शोक जो था वो स्वीकार किया और यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार में वे मालामाल हो जाएंगे। प्रायः क्या होता है कि रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब जो है 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब अब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई तो पूछते जा रहे हैं हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया, ठीक है। और सच भी बात है ना। अब आइए हम बांधों को, परियोजनाओं को जो है मैप के माध्यम से समझेंगे। जो मैं आपको बताऊंगी और मैं जो है ना इम्पॉर्टेंट जो है बांधों को ही बताऊंगी, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं सलाल प्रोजेक्ट। देखिए सलाल परियोजना जो है ना वो भारत के, आप सभी को पता है कि हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर राज्य को देख रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ से चिनाब नदी आ रही है। तो चिनाब नदी पर जो है ये स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। इस योजना की जो है शुरुआत हुई थी 1920 में, ध्यान रखेंगे, और ये जाके ना 1961 में पूरा हुआ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये भारत में स्थित ना किसी स्थान संबंधी जो है ये वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो है जल की कमी को पूर्ति करती है। आगे बढ़ते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है भाखड़ा नागल परियोजना। देखिए भाखड़ा नागल परियोजना जो है ना वो पंजाब, यहीं पे पंजाब है, ठीक है, हरियाणा और राजस्थान, कहाँ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का ना ये संयुक्त उपक्रम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अंतर्गत जो है भाखड़ा नागल, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो है सतलज नदी आती है। तो ये बना कहाँ है, सतलज नदी पे जो है 2 बांधों का निर्माण किया गया है, ठीक है। भाखड़ा बांध का निर्माण मैं अगर आपको बताऊं, भाखड़ा का निर्माण जो है 1963 में पूरा हुआ, ठीक है। ये बांध जो था ना ये सतलज नदी पर अंबाला से 80 किलोमीटर उत्तर पर बनाया गया और भाखड़ा नागल बांध की कमांड क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जो है विस्तारित है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम टिहरी बांध परियोजना के बारे में। देखिए टिहरी जो ये परियोजना है ना, हमने अभी इसका आंदोलन भी देखा है, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण जो है भागीरथी नदी, जिसे गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो भागीरथी नदी और जो है भिलांगना के संगम पर थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में बनाया गया,
ठीक है। तो ये कौन सी नदी में जो है बनाया गया है? भागीरथी और भिलांगना नदी में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है ना बनाया क्यों गया है? जल संग्रह कर सिंचाई के लिए, ठीक है, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसका निर्माण कार्य जो है मैं आपको बता दूं 1978 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ प्रारंभ? 1978 में। और ये जो टिहरी बांध है ना, वो देश का सबसे ऊंचा बांध, मैं आपको बता दूं कि 260.5 मीटर है, ठीक है। सबसे ऊंचा जो है ये बांध परियोजना है, ठीक है। और इस परियोजना के विरोध का मुख्य कारण मैं आपको बता दूं भूकंप प्रवण क्षेत्र की स्थिति और पर्यावरण की क्षति और लोगों के विस्थापन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको राजस्थान के पास जो है राणा प्रताप सागर परियोजना दिख रही होगी। तो ये राणा प्रताप सागर बांध जो है ना, वो राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के पास बनाया गया है। और इस बांध की ऊंचाई में अगर आपको बताऊं तो 54 मीटर ऊपर है, ठीक है। ये बांध जो है ना गांधी सागर बांध से, यानी कि गांधी जो है सागर बांध से 48 किलोमीटर नीचे जो है चूलिया प्रपात के निकट स्थित है, ठीक है। राणा प्रताप सागर जो बांध है ना काफ़ी बड़ा है, यानी कि राजस्थान राज्य का सबसे अधिक क्षमता वाला और सबसे लंबा बांध है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं सरदार सरोवर बांध को। तो नर्मदा पर ना भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, ठीक है। ये देखिए नर्मदा नदी यहाँ से जाती हुई दिख रही है आपको, ठीक है। तो सर्वप्रथम 1945-46 में जो है नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु ना ये कार्य योजना तैयार हुई। और ये जो है 29 बड़ी, 135 जो है मध्यम और 3000 छोटे बांध और बैराज बनाए जाने की घोषणा की गई। और इसका नाम पड़ा सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण। तो ये जो है ना गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर जो है निर्माण किया गया है। ध्यान रखेंगे, इधर आपको गुजरात दिख रहा होगा ना, तो ये गुजरात राज्य में जो है निर्माण किया गया है, ठीक है। जल विद्युत उत्पादन भी होता है इससे, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो गुजरात राज्य को इससे जो है सर्वाधिक लाभ होता है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिलों की अगर मैं बात करूँ, राज्यों की बात अगर मैं करूँ, तो वो है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। कौन? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये जो है ये लाभान्वित होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ और मैं बताऊंगी, यहीं पे बात आती है मेधा पाटेकर की, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। 1986 में समाज विज्ञानी, ध्यान रखेंगे, समाज विज्ञानी मेधा पाटेकर ने मध्य प्रदेश के धुलिया जिले में, ध्यान रखेंगे, धुलिया जिले में संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन के नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहीं पे आपको दिख रहा होगा हीराकुंड बांध जो है बांध उड़ीसा राज्य में, यहाँ उड़ीसा राज्य है, ठीक है। उड़ीसा राज्य में ये देखिए महानदी बहती हुई दिख रही होगी आपको। तो महानदी में जो है बनाई गई महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका निर्माण वर्ष अगर मैं बात आपको बताऊँ तो 1948 में शुरू हुआ और 1956-57 में जो है ये पूरा हुआ बनके, ठीक है। तो हीराकुंड बांध जो है ना वो संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर 61 मीटर ऊंचा 4801 मीटर जो है लंबा, विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। किस नदी पे बनाया गया है? महानदी पे। महानदी पे कौन सा बांध निर्मित है? तो जो है हीराकुंड बांध है, ठीक है। ये अब आगे देखते हैं। देखिए यहीं पे आपको दिख रहा होगा नागार्जुन सागर बांध परियोजना। देखिए नागार्जुन सागर जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ये दिख रही है आपको कृष्णा नदी पे बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शुरुआत हुई थी इसकी 1969 में, ठीक है। ये पूरी हुई है और ये जो है ना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये परियोजना के माध्यम से ना नालगोंडा, प्रकाशम, खम्मम और गुंटूर जिले की सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होती है। तो नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई जो है 124 मीटर है। ये चीज़ आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। जो देखिए बेसिकली क्या होता है कि इस परियोजना से लाभान्वित कौन कौन से जो है राज्य हैं, ठीक है। और जो है अगर सबसे ऊंचा बांध है तो ये चीज़ आपको याद नहीं, किस नदी पे बना हुआ है ये चीज़ है, कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, इतनी चीज़ें आपको हर जो है परियोजनाओं के बारे में पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। यहाँ पे चंबल परियोजना रह गया है जो चंबल नदी पे बनाया गया है। ये देखिए कोटा बैराज के नाम से जो है प्रदर्शित हो रहा होगा आपको। तो चंबल नदी जो है
मध्य प्रदेश के महू के समीप जानापाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से। ठीक है, तो ये जो है ना इटावा के समीप यमुना में मिलती है। ठीक है, चंबल नदी में जो है निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध यानी कि गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध जो है वो निर्मित किए गए हैं। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आइए बात कर लेते हैं, साउथ साइड जाते हैं हम, कावेरी नदी पे बना कावेरी नदी बांध। अगर मैं आपको थोड़ा सा कावेरी नदी पे बांध जो के बारे में बताऊं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1897 में। दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए जो है सिंद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। तो यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र है। ठीक है, कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिवसमुद्रम में, ध्यान रखेंगे, शिवसमुद्रम में 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। तो शिवसमुद्रम जो है प्राचीन स्थान है। तो ये जो है मैसूर नगर के करीब 50 किलोमीटर उत्तर पूर्वी, ध्यान रखेंगे 50 किलोमीटर उत्तर पूर्वी जो है कावेरी दोआब में बसा हुआ है। ठीक है, तो जो ये है ना, ये कृष्णा सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। इतना ध्यान रखना है आपको। एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, दामोदर घाटी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, इसे बताना तो मैं भूल ही गई थी। दामोदर नदी पर ना हुगली की जो है प्रथम सहायक नदी है, प्रमुख है। ठीक है, तो दामोदर नदी में जो है आने वाले बाढ़ों और प्रदूषणों के कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, इस परियोजना की जो रूपरेखा है ना वो संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी वैली अथॉरिटी यानी कि TVA आधार पर की गई। तो ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों के निर्माण में जो है दामोदर की सहायक नदी बाराकर पर दामोदर नदी घाटी का परियोजना का जो है प्रथम चरण में किया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण कार्य जो था ना वो 1953 में जाकर पूरा हुआ। ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक परियोजना का नाम मैं आपको और बताना चाहूँगी। अभी अभी रिसेंट जो है ROARO समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ तो उसमें जो है तुलबुल परियोजना के बारे में पूछा गया था। तो ये बनी है झेलम नदी में। ठीक है, तो तुलबुल परियोजना जो है जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर स्थित है। तो ये जो है झेलम नदी पर स्थित है और जम्मू कश्मीर में जो है सिंचाई के लिए और जो है जल विद्युत उत्पादन के लिए जो है ये सहायक होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि तुलबुल परियोजना कहाँ स्थापित की गई है तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर। ठीक है, तो चलिए, आई होप जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है तो यहीं मैं समाप्त करती हूँ अपने वीडियो को। वैसे मैंने मोस्टली जो है सारे जो है बांध परियोजनाएं बता दी हैं आपको। अगर आपको उसमें भी कुछ डाउट रहता है, कुछ चीज़ें रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इसके आगे की चीज़ें हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर ले और जो है वीडियो को शेयर कर दिया करिए गाइस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।